हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। सूर्य ब्रह्मांड में जागृत देव हैं जो पूरी सृष्टि की ऊर्जा के नियंता हैं। सनातन धर्म में सूर्य की उपासना विशेष फलकारी बताई गई है। सूर्य आरोग्यता के साथ साथ आयु और ऐश्वर्य का भी वरदान देते हैं। तो ऐसे में आज का आध्यात्मिक सफर आपको लेकर चलेगा भगवान सूर्य के धाम, जहां उनकी प्रतिमा को बनाया गया भगवान विष्णु की शिला शालिग्राम से। भगवान सूर्य सृष्टि के संचालक हैं। सूर्य ब्रह्मांड में जागृत देव हैं। सूर्य की ऊर्जा से ही संसार में गति होती है। भगवान सूर्य की कृपा से साधक को आरोग्यता के साथ साथ आयु का भी वरदान मिल जाता है। पंचांग की ऐसी कई तिथियां हैं जब भगवान सूर्य के व्रत उपासना का विधान बताया गया है। वेदों से लेकर पुराणों उपनिषदों तक सूर्य की उपासना का विस्तृत वर्णन है। सूर्य उपासना के लिए देश के कोने कोने में सूर्य मंदिरों की स्थापना की गई है। भगवान सूर्य का एक ऐसा ही धाम बिहार राज्य के फल्गु नदी के किनारे गया जिले में स्थापित है। भगवान सूर्य की कृपा पाने के लिए इस धाम की मान्यता सबसे ज्यादा है। वो इसलिए क्योंकि इस धाम में भगवान सूर्य अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं। ये सूर्य मंदिर बिहार का पहला ऐसा सूर्य मंदिर है जिनमें सूर्य भगवान अपने समस्त परिवार के साथ हैं। सूर्य भगवान, उनकी श्रीमती छाया देवी, इनके दोनों पुत्र हैं शनि और यम, और अरुण सारथी, और साथ में 7 घोड़े का रथ जिसमें एक चक्का लगा हुआ है जो शास्त्रीय प्रमाण को परिपुष्ट करता है। मंदिर का इतिहास काफी प्राचीन है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि भगवान सूर्य की इस प्रतिमा को राक्षस गयासुर ने स्थापित किया था, इसीलिए ये लाखों साल प्राचीन प्रतिमा है। ये बहुत प्राचीन प्रतिमा है। इसके बारे में शास्त्रों में वर्णन है कि गयासुर के द्वारा यह स्थापित किया गया। पूरे शालिग्राम पत्थर की ये मूर्ति है। 7 फीट लगभग इनकी ऊंचाई है और ये अपने पूरे परिवार के साथ है। जो इस तरह की मूर्तियाँ पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत कम देखने को मिलती हैं इस तरह की। भगवान सूर्य की ये प्रतिमा इसलिए भी खास है और दिव्य मानी जाती है क्योंकि ये प्रतिमा शालिग्राम की शिला से बनाई गई है, जिसकी ऊंचाई 7 फीट से ज्यादा है। ये सूर्य नारायण प्रतिमा जो है पूरे बिहार में सबसे बड़ी एक आदमकद प्रतिमा है, जिसमें भगवान सूर्यदेव खड़ी मुद्रा में लगभग 7 फुट 4 इंच एवं चौड़ाई 4 फुट 2 इंच के लगभग इस तरीके की प्रतिमा अन्यत्र एशिया में कहा जाए भारतीय उप अथवा महाद्वीपों में कुछ एक ही सूर्य भगवान की प्रतिमा इतनी बड़ी होंगी जैसा कि गया क्षेत्र में ब्राह्मणी घाट में स्थित भगवान सूर्यदेव की प्रतिमा है। वायु पुराण में लिखा है कि मंदिर से जुड़ा पौराणिक इतिहास ये भी बताता है कि भगवान सूर्य देव की स्थापना यहाँ भगवान ब्रह्मा ने की थी, जब उन्होंने यहाँ घोर तपस्या की थी। जब ब्रह्मदेव यज्ञ करने गया क्षेत्र आए थे, यज्ञ उन्होंने किया था, सूर्यदेव की
प्रतिष्ठापना उसी दरमियान भगवान सूर्यदेव जब गया क्षेत्र में सभी देवी देवताओं के साथ सूर्यदेव यहाँ आए थे। जैसे विष्णुपद मंदिर के अंदर षोड़श वेदी में सूर्यपद, चंद्रपद, अग्निपद, ये सभी पद यानी भगवान उस जगह आके खड़े हुए थे। तो ये प्राचीनतम ही है और प्रतिष्ठापित किया जाए तो अनेक गया क्षेत्र में मंदिर देवता प्रतिष्ठापना किए गए। मान्यता है कि इस धाम में मत्था टेकने वाले हर एक श्रद्धालु को उसके मन की मांगी गई मुराद मिल जाती है। इस धाम में आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करने से संतान प्राप्ति होती है, साथ ही रोगों का नाश होता है और शरीर के हर प्रकार के चर्म रोग दूर हो जाते हैं। यहाँ पूजन करने से हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। विशेष करके जिनको संतान में परेशानी है, जिनके घर में किसी तरह का कोई कष्ट है और ख़ास करके चर्म रोग और शरीर से संबंधित जितने भी प्रकार के रोग हैं उसमें लाभ होता है। और चर्म रोग के लिए तो एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। जिन्होंने इनकी उपासना की है, इनकी साधना की है, उनको प्रत्यक्ष इसका लाभ मिला है। पूरे परिवार के साथ भगवान सूर्य इस धाम के अलावा कहीं और दर्शन नहीं देते। इसीलिए रविवार के साथ साथ साल के हर उत्सव, हर त्योहार के साथ साथ सूर्य उपासना वाली तिथियों पर सूर्य धाम में व्रतियों के साथ श्रद्धालुओं का तांता इस धाम में भगवान सूर्य की कृपा पाने के लिए उमड़ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भगवान सूर्य का एक धाम ऐसा भी है जिसका संबंध त्रेता युग से भी है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से भी है। मंदिर के बाहर 7 घोड़ों वाला विशाल सूर्य रथ दिखाई देता है, जिस पर सवार होकर भगवान दिवाकर न केवल संसार सृष्टि का कल्याण करते हैं, बल्कि अपने दरबार में आए हर एक भक्त को देते हैं वैभव के साथ साथ आरोग्यता का वरदान। भगवान सूर्य का वो धाम दिव्य और भव्य है। अपने 7 घोड़ों पर सवार रहते हैं भगवान सूर्यदेव। भगवान सूर्य के धाम का इतिहास उसे जोड़ता है भगवान राम से और त्रेता युग से। मान्यता है कि उस धाम की शक्तियां इंसान की हर एक कामना, हर एक इच्छा पूरी कर देने वाली होती हैं। अपने उस धाम में भगवान सूर्यदेव चतुर्भुजी स्वरूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। भगवान सूर्य की कृपा पाने के लिए साल की हर तिथि पर यहाँ भक्तों का मेला लगा रहता है। भगवान सूर्य का ये धाम स्थापित है झारखंड राज्य की राजधानी रांची से 40 किलोमीटर दूर बुंडू में जिस स्थान पर भगवान सूर्य के इस धाम को स्थापित किया गया, उसके बारे में मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के दौरान आए थे। वनवास के दौरान भगवान राम ने अपने कुलदेव भगवान सूर्य की पूजा उपासना इसी स्थान पर की थी। इसीलिए भगवान राम की आस्था में इस मंदिर का निर्माण और उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये मंदिर जो है मतलब त्रेता युग का जो है मतलब इतिहास के आधार पर कहा जाता है। भगवान रामचंद्र भी इस स्थान पर भगवान सूर्य की उपासना किए हुए थे। मंदिर की दरों दीवारों पर भगवान सूर्य के चिन्ह साफ दिखते हैं, जिनसे आदि सूर्य की किरणें भगवान सूर्य के इस दरबार को साकार स्वरूप प्रदान करती हैं। इस दरबार में भगवान सूर्य की प्रतिमा चतुर्भुजी है। भगवान सूर्य के दोनों हाथों में श्वेत कमल सुशोभित होते हैं, जो संसार में प्रकाश फैलाकर अंधकार का सर्वनाश करते हैं।
लगभग आधे झारखंड से, जैसे जमशेदपुर है, रामगढ़ है, हजारीबाग है, डाल्टनगंज है, गुमला, लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा, बिहार से भी इस बार श्रद्धालु आ रहे हैं। मैं पहली बार सूर्यदेव मंदिर को देख रही हूँ, उनका दर्शन हो रहा है, अच्छा लग रहा है। काफ़ी अच्छा तरीके से बनाया गया है, पूरा रथ बनाया गया है, उनका सवारी, उनके घोड़े हैं, सारथी बनाया गया है, बहुत अच्छा फ्रेम दिया गया है। भगवान सूर्य के इस दरबार में भगवान शिव, भगवान विष्णु, माँ दुर्गा, भगवान गणेश सभी देवों के दर्शन होते हैं। भगवान भास्कर के नाम पर बना सूर्य मंदिर देखने में जितना आकर्षक और मनोरम है, उतना ही पावन है। भगवान सूर्य का ये मंदिर साल 1889 में बनना शुरू हुआ था। 1991 में ये बनकर तैयार हुआ, जबकि साल 1994 में यहाँ भगवान सूर्य की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसकी तस्दीक यहाँ पर लगी जानकारी करती है। 24 अक्टूबर 1991 में जैसा शिलान्यास हुआ है और 10 जुलाई 1994 में प्राण प्रतिष्ठा हुआ। मंदिर बनने के बाद जो है सुबह लोग आ रहे हैं, छठ व्रत भी कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो एक अपना कामना लेके आते हैं, उनकी कामना पूर्ण होती है, तो लोगों का आस्था और बढ़ते जा रहा है यहाँ पर। इस दरबार का आध्यात्मिक महत्व यही है कि छठ के महापर्व पर भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए इस दरबार में दूर दूर से व्रती पहुंचते हैं। इसीलिए इस दरबार की मान्यता है कि इस दरबार में आने वाला हर वो श्रद्धालु जो सच्ची आस्था के साथ दरबार में शीश झुकाता है, उसके सारे पाप कट जाते हैं और सारी मनोकामना भगवान सूर्य पूरी कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। झारखंड में ही एक देवस्थान ऐसा है जहां भगवान शिव आमेश्वर स्वरूप में विराजमान है। ये देवस्थान आज मिनी झारखंड के नाम से पूजित है, जहां अनेकों देवी देवताओं के दर्शन पूजन होते हैं। मान्यता है कि इस दरबार में आने पर शांति और सुकून तो मिलता ही है, साथ ही जो भक्त सच्चे मन से अपनी अरदास लेकर पहुंचता है, उसकी हर मनोकामना भगवान शंकर जरूर पूरी करते हैं। भगवान शंकर का वो धाम स्वयंभू है। उस दरबार की मान्यता है कि उस धाम में भगवान शंकर आम के तने से प्रकट हुए थे। आज वो धाम मिनी देवघर के नाम से पूजा जाता है। उस धाम में राम जानकी, गणपति, हनुमान, माता पार्वती सभी के दर्शन सुलभ होते हैं। इस धाम के बारे में सबसे बड़ी आस्था ये है कि इस धाम के मंदिर में मुख्य शिवलिंग के ऊपर कभी छत नहीं ढाली जा सकी। ऐसी मान्यता है कि कई बार मंदिर के छत का निर्माण काम शुरू किया गया, लेकिन वो कभी पूरा ही नहीं हो सका। बाबा अम्बरेश्वर शिव स्वरूप हैं, लेकिन जिस गर्भगृह में वो विराजमान है वो काफी कलात्मक दिखता है। भगवान शिव का ये धाम स्थापित है झारखंड की राजधानी रांची से 40 किलोमीटर दूर खूंटी में, जिसे आज मिनी देवघर के नाम से पूजित करते हैं। भगवान भोलेनाथ के इस धाम की पौराणिक मान्यता है कि इस धाम में भगवान शंकर स्वयंभू हैं। भगवान शंकर इस धाम में आम के पेड़ के तने से प्रकट हुए थे। आम को संस्कृत में आम्र कहते हैं, इसीलिए भगवान शिव को इस धाम में आम्रेश्वर नाम मिला। जिस गर्भगृह में
भगवान शंकर विराजमान हैं, वो न केवल कला की दृष्टि से रचनात्मक है, बल्कि इसमें रंगों का इस्तेमाल भी काफी सक्रियता से किया गया है। बाबा गर्भगृह में ऊंचे लगभग 2 फीट के शिवलिंग स्वरूप में दर्शन देते हैं। तांबे की जलहरी पर तांबे के कवच से ढके शिव दर्शन देते हैं। भगवान शंकर इस धाम में नागराज के साथ विराजित हैं, जहां ऊपरी कलश से उन पर 24 घंटे जलाभिषेक होता रहता है। साथ ही यहाँ भगवान शंकर के अस्त्र त्रिशूल के भी दर्शन होते हैं। शिवलिंग में शिव के दर्शन की आस्था को मन में सिद्ध मानकर यहाँ आने वाला हर कोई भक्त भगवान शंकर को बेल पत्र, धतूरा और फूल का अर्पण करता है, श्रीफल चढ़ाता है और अपनी कामना शिव के सामने रखता है। भगवान शिव के इसी धाम में माता पार्वती के भी दर्शन होते हैं। माता का ये भवन कई किलोमीटर पहले से ही मंदिर के पते का आभास करा जाता है। माता के भवन का गुंबद लगभग 200 फीट ऊंचा है, जिस पर शानदार कलाकारी, रंगकारी और नक्काशी की गई है। सुनहरे रंग में रंगा ये गुंबद दूर से ही मां की आस्था के परचम को आकाशीय कर जाता है। माता के इसी गुंबद के कारण इस धाम को अंगरा बाड़ी भी कहते हैं। सदियों से भगवान शंकर इस धाम में माता सती के साथ यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को न केवल झोली भरकर वरदान आशीर्वाद दे रहे हैं, बल्कि उनका कल्याण भी कर रहे हैं। खूंटी, झारखंड से अरविंद सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए वक्त हो गया है धर्मसूत्र को जानने का, हमारी परंपरा और रिवाजों का वो धागा जो कि हमारे जीवन को और मजबूत बनाता है। किस दिन किस दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए, इसका उल्लेख मुहूर्त शास्त्र में है और उसी हिसाब से यात्रा करने के बारे में हम विचार करते हैं। तो जैसे सोमवार को और शनिवार को पूर्व दिशा की तरफ यात्रा नहीं करते। ऐसा माना जाता है कि इस दिशा में यात्रा करेंगे तो आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी। इसलिए दिशा शूल का विचार इसलिए करते हैं कि यात्राओं में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, किसी भी तरह की असुविधा ना हो। प्रार्थना हुई स्वीकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकर चलेंगे आपको एक और धार्मिक स्थल की यात्रा पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर।
अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। कौन है वो जो न्यूज को गुड न्यूज नहीं बनने देते? कौन है वो जो आपके चेहरे की मुस्कान को चुराते हैं? कौन है वो जो उपलब्धियों पर जश्न नहीं मनाते हैं? हम ढूंढ कर लाएंगे उन चेहरों को, गुड न्यूज के गुनहगारों को। मैं आशुतोष चतुर्वेदी पूछूंगा उनसे 7 सवाल सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। इंटरेस्टिंग है ना, एक ग्लास को इस तरह से देखना। क्या नजर आ रहा है आपको? ये ग्लास मुझे तो आधा भरा लग रहा है, आपको क्या लगता है? आधा भरा हुआ है। आपको? मुझे तो आधा ग्लास फुल ही नजर आता है। अपना अपना नजरिया और अपनी अपनी सोच। GNT यानी गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं आनंद भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। कौन है वो जो न्यूज को गुड न्यूज नहीं बनने देते? कौन है वो जो आपके चेहरे की मुस्कान को चुराते हैं? कौन है वो जो उपलब्धियों पर जश्न नहीं मनाते हैं? हम ढूंढ कर लाएंगे उन चेहरों को, गुड न्यूज के गुनहगारों को। मैं आशुतोष चतुर्वेदी पूछूंगा उनसे 7 सवाल सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। और बात अब उस एयरपोर्ट की कर लेते हैं जिसका इंतजार केवल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि उत्तर भारत में हर किसी को है। नोएडा में बन रहे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भूमि पूजन के इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। 2 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी एशिया के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी एक मेगा रैली को भी संबोधित करने जा रहे हैं, जिसके लिए सभी तैयारियां जोर शोर से पूरी की जा रही हैं। पच्चीस नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भूमि पूजन कर देशवासियों को शुभ सौगात देंगे। युद्ध स्तर पर की जा रही यह तैयारी उसी भूमि पूजन की है। भूमि पूजन के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की यहां मेगा रैली होने वाली है। अगले साल होने वाले यूपी चुनाव के लिए बीजेपी से विकास मॉडल की तरह पेश करने वाली है, लिहाजा तैयारी बड़ी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को जेवर में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का भूमि पूजन करेंगे और इस वक्त हम लोग ठीक उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर ये भूमि पूजन का प्रोग्राम रखा गया है। ज़बरदस्त चुनावी रैली होने वाली है। आपको ये भव्य स्टेज देख करके उसका अंदाज़ा हो रहा है कितना विशाल का ये स्टेज है और ये जो टेंट बनाया गया है इसका आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने लोग इसमें आने वाले हैं। 1.5 लाख स्क्वायर फीट का ये टेंट है और ये स्टेज इतना बड़ा आलीशान बनाया गया है। जो पूरी जगह आपको दिख रही है इसमें पार्टी ये दावा कर रही है कि 2.5 लाख से ज़्यादा लोग इस बार इस रैली में आएंगे। ये रैली कितनी बड़ी होने वाली है उसका अंदाजा इसे लेकर की जा रही तैयारियों से लगाया जा सकता है। करीब 12 लाख स्क्वायर फीट में टेंट लगाया गया है। 12 फीट ऊंचा स्टेज बनाया गया है। स्टेज पर LED स्क्रीन्स लगाए जाएंगे जिसमें बनने जा रहे एयरपोर्ट का 3D वीडियो दिखाया जाएगा। भूमि पूजन के लिए अलग टेंट लगाया गया है। इसके अलावा PM के लिए लाउंज, हेलीपैड, एग्जीबिशन गैलरी भी बनाए गए हैं। साथ ही 2.5 से 3 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। ये 12.5 लाख स्क्वायर फीट का करीबी कवर्ड पंडाल है। अच्छा। जिसमें PM का लॉन्च अलग है, CM का लॉन्च है, एग्जीबिशन गैलरी है पीछे और हेलीपैड बनने हैं सबके अलग अलग। और इस तरह से और करीब 3 लाख पब्लिक के बैठने की कैपेसिटी का बाहर ओपन एरिया है। कार्यक्रम को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए कोई कसर बाकी न रह जाए, इसके लिए आज शाम 4 बजे खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेवर पहुंचने वाले हैं, जहां वो अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों पर चर्चा करेंगे और सभा स्थल, हेलीपैड और भूमि पूजन स्थल का निरीक्षण करेंगे। देख सकते हैं वहाँ ग्रीन कारपेट और कुर्सियाँ रखी जानी शुरू हो चुकी हैं और जो पार्टी को इस बार चुनौतियाँ मिली हैं किसान यूनियनों के आंदोलन से, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका जो वोट बैंक डिगने की संभावना थी उसको काउंटर करने के लिए विकास का ये मॉडल के तौर पर ये रैली की जा रही है। PM की पहली रैली होगी इतनी बड़ी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये कहना है पार्टी के लोगों का। और जिस तरीके की तैयारियां चल रही हैं उससे साफ है कि इस बार यूपी के चुनाव में विकास को लेकर ही भाजपा एक बड़ा मुद्दा बनाएगी। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे बन रहा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। जेवर एयरपोर्ट के साथ ही लोगों के सफर को आसान बनाने के लिए 2 शुभ सौगातें भी जुड़ गई हैं। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट होगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हरियाणा के बल्लभगढ़ से होकर गुजर रहा है। सरकार बल्लभगढ़ से जेवर एयरपोर्ट तक सड़क निर्माण की योजना पर काम कर रही है। गुड न्यूज ये भी है कि जेवर एयरपोर्ट के लिए IGI एयरपोर्ट से भी सीधी कनेक्टिविटी होगी। इस एयरपोर्ट के 2024 तक बन जाने की उम्मीद है। एयरपोर्ट को 4 चरणों में बनाया जा रहा है। पूरे प्रोजेक्ट में करीब 34,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास भले ही 25 नवंबर को होने जा रहा है, लेकिन इसका काम काफी पहले से चल रहा है। भूमि पूजन का कार्यक्रम पहले ही हो जाना था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की व्यस्तता की वजह से अब तक मुमकिन नहीं हो पाया था। अभिषेक आनंद, जेवर, गुड न्यूज टुडे। और आइए आपको एक अनोखी साइकिल दिखाते हैं। वैसे आप सोच रहे होंगे कि साइकिल में भला अनोखा क्या हो सकता है, लेकिन यकीन जानिए जब इस साइकिल को आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। देखिए, ये महज साइकिल नहीं, हुनर और हस्तशिल्प का बेहद अनूठा मेल है। बांस की साइकिल ठोकरा और लोह शिल्प की बेहद सुंदर जुगलबंदी का नतीजा है। ये देखने में आकर्षक तो है ही, मजबूती में भी इसका कोई सानी नहीं। ये 1 क्विंटल तक का भार उठाने में सक्षम है। इस प्रयोग को बस्तर की नेचर एक्सप्रेस संस्था से जुड़े 2 युवाओं ने अंजाम दिया है। इस साइकिल को बनाने के लिए लगभग 1 साल लगा है, क्योंकि इसके ज्योमेट्री पे काफ़ी वर्क किया है। इसे बनाने के लिए अभी एक आर्टिजियन और हम 2 जो संस्था पे हम आसिफ और मैं जुड़े हुए, हम तीनों ने इस पे वर्क किया है। दावा किया जा रहा है कि बाजार में बिकने वाली दूसरी साइकिल की तुलना में ये ज्यादा बेहतर और आरामदायक है। खास बात यह है कि इसका उपयोग रेसिंग के लिए भी किया जा सकता है।
इस पे अभी और शिल्पकार जो हमने ऐड करने हैं, मतलब बस्तर के जो और बाकी शिल्पकार हैं वो भी इस पे ऐड होंगे। ब्रास के पार्ट्स इस पे ऐड होंगे, रॉट आयरन का वो ऐड होगा। कितने वेरिएंट और आने को हैं आगे वेरिएशन पे हमने लेडी साइकिल इसके वेरिएंट पे सोचा है कि लेडी साइकिल और निकालें। इन युवाओं का मानना है कि इससे आदिवासियों की विस्तृत होती बांस कला को नया विस्तार मिलेगा। साथ ही बस्तर के प्रतिभाशाली युवाओं को रोजगार भी, यानी बांस की साइकिल के जरिए यहाँ के युवा विकास का फर्राटा भरने को तैयार हैं। धर्मेंद्र महापात्र, बस्तर, गुड न्यूज टुडे।